अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी और लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी और प्रेसिडेंट और सीईओ सैमसंग साउथ वेस्ट एशिया मिस्टर जॉन बोंग पार्क जी, जोरदार तालियों से सभी का स्वागत और अभिनंदन। अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सैमसंग इनोवेशन कैंपस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित विद्यार्थियों के दीक्षांत समारोह में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के 383 छात्र छात्राओं ने ये प्रशिक्षण लिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और कोडिंग और प्रोग्रामिंग विषयों पर दिया गया। इनमें से सबको आज प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ये सैमसंग का ग्लोबल CSR कार्यक्रम है। सबसे पहले बारी है स्वागत की। आई रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट एंड CEO सैमसंग साउथ वेस्ट एशिया मिस्टर जॉन बोंग पार्क टू काइंडली वेलकम आवर ऑनरेबल CM सर विथ शॉल एंड मोमेंटो। आप सब तालियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे और अशोक स्तंभ का ये प्रतीक चिन्ह। We again request Mr. John Boom Park to please welcome Minister of Industrial Development, Honorable Mr. Nand Gopal Gupta Nandi ji, with memento. और इसके साथ ही मैं मंचासीन समस्त अतिथियों का चाहूंगी कि आप सब तालियों के पुष्पों से एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करें। सैमसंग इनोवेशन कैंपस कार्यक्रम क्या है, क्या प्रयोजन है और सैमसंग क्या सोच रखता है, इस पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है। आइए देखते हैं। सैमसंग ने अपना विशेष स्थान बनाया है। I got to learn about time management. I learned Python, Django. किस तरीके से हमें Django पे काम करना चाहिए और इसमें कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है। डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक ये महत्वपूर्ण कदम। और अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ COO ESSCI डॉक्टर अभिलाषा गौर जी को कि वो आएं और अतिथियों का स्वागत करें।
शुभ संध्या एवं नमस्कार। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, नंदी जी एवं सम्मानित अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सभी विद्वान एवं सज्जनगण, देश की युवा अमृत पीढ़ी, हमारे छात्रगण, मैं अभिलाषा गौड़, CEO इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, आप सभी का सैमसंग इनोवेशन कैंपस के दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। किसी भी देश को समृद्ध बनाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट और एकेडमिया में पढ़ाए जाने वाले विषयों में समानता हो। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे फोकस करती है, उसी प्रकार से टीचिंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ पर भी अपग्रेडेशन पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे कि छात्रों के लिए कौशल से रोजगार तक का सफ़र आसान बनाया जा सके। इसी पहल के अंतर्गत सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से अपनी वैश्विक CSR पहल के तहत सैमसंग इनोवेशन प्रोग्राम को लागू करने के लिए भारत को 34वें राष्ट्र के रूप में चुना गया। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया और सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स ने सितंबर 2022 में गठजोड़ किया, जिसके अंतर्गत अपने पहले चरण में 3000 छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, IoT, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग जैसी फ्यूचरिस्टिक स्किल्स के अपस्किलिंग करने के लिए यह ज्ञापन किया गया। नवंबर 2022 में देश के 8 राज्यों में प्रशिक्षण शुरू किया गया। अब तक 2068 छात्रों को एनरोल किया जा चुका है, जिसमें से 1236 अपनी प्रशिक्षण को पूरा कर चुके हैं। इस समय यह प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यह प्रशिक्षण लखनऊ विश्वविद्यालय में किया गया। प्रशिक्षण के दौरान यह सुनियोजित किया गया कि छात्रों को डोमेन ट्रेनिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवं एक्सपोजर दिया गया, जिसके तहत कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स एवं हैकाथॉन कराई गई। इसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे विषयों पर भी छात्रों को अपस्किल किया गया, जिससे कि उनका एम्प्लॉयबिलिटी कोशेंट में वृद्धि की जा सके। आज के इस दीक्षांत समारोह में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए 383 छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, बिग डेटा के छात्रों ने यह प्रशिक्षण के दौरान कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स पर काम किया एवं कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स के लिए 9 मई से 11 मई तक हैकाथन का आयोजन किया गया। हैकाथन के दौरान स्टूडेंट्स ने विभिन्न प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर टीम के साथ सराहनीय प्रदर्शन किया, जैसे कि GST कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ऑटोमेटेड पार्किंग, क्रॉप पेस्ट आइडेंटिफिकेशन, लैंग्वेज प्रोसेसर इत्यादि समस्याओं का इनोवेटिव समाधान निकाला। मुझे पूरी उम्मीद है कि सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के संगठन से देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे एवं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन कि हमें आने वाले वर्षों में भारत को विश्व की स्किल कैपिटल बनाना है, यह सत्यापित होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और आज सैमसंग इनोवेशन कैंपस के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर छात्रों का उत्साहवर्धन किया। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के कहे हुए कुछ शब्दों से छात्रों को संबोधन करना चाहूँगी कि इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। हम केवल तभी याद किए जाएंगे जब हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध भारत दे, जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। ये कार्यक्रम लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। मंच पर आसीन हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। भारतवर्ष की 20% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के तपस्वी, तेजस्वी एवं यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश श्री नंदी जी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ACS इंडस्ट्रीज, ऑफिशियल्स फ्रॉम सैमसंग,
my fellow colleagues from the university, and my very, very dear students, a very good evening to all. ये महत्वपूर्ण है जानना कि शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान कभी आइसोलेशन में अपना अभिष्ट सिद्ध नहीं कर सकते हैं। छात्र समाज से संस्थान में आता है और समाज में पुनः समाज और राष्ट्र के सेवार्थ चला जाता है। संस्थान की समस्या भी समाज से आती है और समाधान भी समाज के सहयोग से ही संभव है। आज का ये कार्यक्रम साहचर्य के इस भाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां समाज की एक बड़ी संस्था, समाज के ही एक बड़े शैक्षणिक संस्था के समाज से आए हुए बच्चों का ऐसा प्रशिक्षण कर रही है जो उनके स्किल डेवलपमेंट एंड सब्सीक्वेंट इंडस्ट्री रेडी बनाने में मदद करेगा। सैमसंग कंपनी के द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के 308 इंजीनियर बीटेक, बीसीए और एमसीए के छात्रों की इस अत्याधुनिक एवं व्यावहारिक ज्ञान में दक्षता का प्रयास साधुवाद का प्राप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जिस गति से चतुर्दिक विकास कर रहा है, वो अपने आप में एक केस स्टडी से कम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टूरिज्म, वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें उत्तर प्रदेश तीव्र गति से विकास कर रहा है। शिक्षा में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों की प्रशंसा स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट के दौरान की थी। 102 वर्ष पुराने लखनऊ विश्वविद्यालय ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की। आज वह न सिर्फ नैक में A++ ग्रेड प्राप्त संस्थान है, बल्कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड QS, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और NIRF जैसी बड़ी संस्थाओं से, मानक संस्थाओं से रैंक प्राप्त कर अपनी छवि राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय छवि पर स्ट्रेंथन कर रहा है। विदेशी छात्रों की रुचि हो या हमारे कैंपस के स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट, हम किसी भी देश की बड़ी केंद्रीय विश्वविद्यालय को टक्कर देने की स्थिति में हैं। आज हमारे फैकल्टी के बड़े बड़े रिसर्च ग्रांट्स देश की बड़ी बड़ी कंपनी से और देश के बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन से हमको मिल रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश की बदली परिस्थिति के दृष्टिगत ही 22 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश को इंडियन साइंस कांग्रेस की मेज़बानी मिली है, जो जनवरी 2024 में होनी है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सैमसंग का कैंपस इनोवेशन प्रोग्राम टेक्नोलॉजी को छात्रों के इसके व्यावहारिक स्वरूप में छात्रों तक पहुंचाया जा रहा है, उसी तरह से इस इंडियन साइंस कांग्रेस में हम विज्ञान को आम जन तक लाभकारी और उसकी उपादेयता के संदर्भित जोड़कर हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा निवेदन सैमसंग के आए इन वरिष्ठ अधिकारियों को तक माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये है कि वो इस इंडियन साइंस कांग्रेस के आयोजन में सहभागी बने और इससे पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में साइंस एजुकेशन प्रोलिफरेशन और साइंस एजुकेशन अवेयरनेस में हमारा सहयोग करें। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय आपके बहुमूल्य विचारों के लिए। Now I would like to invite President and CEO Samsung Southwest Asia, Mr. J.V. Park, to please share your views on this occasion with us. Mr. J.V. Park. Honorable Chief Minister of UP, Honorable Minister of Industrial Development, Export Promotion, NRI and Investment Promotion, Vice Chancellor of University of Lucknow, partners of ETCI, friends from the media, my colleagues from Samsung, and of course, my beloved dear students. Namaste. आपसे कैसे है? Did I? आपसे मिलके मैं बहुत खुश हुआ। I hope I pronounced it right. It's a great feeling to be here with all of you. I can sense the wave of positive energy in this auditorium. We have a dynamic leadership today, and nearly 400
bright students, the future of India. Today, the event is happening at a time when India is entering its golden era of the growth and prosperity of all. But with this, growth cannot be achieved without the contribution from each one of you, especially today, the young generation. Your role has become most important. At Samsung, we strongly believe the power of the youth, especially the young India, when 40% of the people are under the age of 25. We also know that the world is changing very fast. Technology and rapid digitalization is transforming our lives like never before. If we really want to take the advantage of India's democratic dividend, we have to empower our youth, make them stronger and able to train them in future skills like AI, IoT, big data, coding and programming. At Samsung, we are working hard to create innovations that can transform our lives. We are also trying to help young people like you to acquire the right skills, trigger innovative thinking, and become job ready. That is what our flagship CSR program is all about. Samsung Innovation Campus is aiming to do. It is an example of our vision together for tomorrow, enabling people. When Samsung came to India in 1995, the Indian economy was just opening up. We chose Noida to set up our first factory in 1996, and we never looked back. Today, Samsung is #1 in smartphone company, and Samsung is #1 in TV company, and we are also the leader in many consumer electronics. Our Noida factory has become one of the world's largest mobile factory. You will be happy to know that the world's best smartphones are made in Noida and exported to the world. This is what we call Make in India, made for the world and empowering digital India. Noida is also home to 2 of our R&D centers and 1 design center. As Samsung grew, our partnership with India and UP became stronger and stronger. The journey that started from Noida has made us one of India's biggest multinational companies. We are truly thankful to the people of UP for their love and trust, and the Honorable Yogi Ji and his team for their constant support for Samsung. But our partnership doesn't stop here. We have to make this even stronger and deeper. With Samsung Innovation Campus, we want to bridge the skill gap for all of you to be the innovator of tomorrow. We have so far trained 383 students at the University of Lucknow, and there were many more who are eager to learn. We would like to expand this program to more students and more university at UP. Samsung Innovation Campus is currently running across 38 countries, and nearly 120,000 youth are benefiting from it. You are part of the global society of Samsung Innovation Campus learners. I would like to congratulate each one of the students present here for their efforts and wish them all the best for the future, and also thank the Vice Chancellor, the Dean, and other teachers for supporting this. At Samsung, we are very positive that the skills you have acquired
through Samsung Innovation Campus will help create a stronger foundation for your personal growth and the progress of the nation. Thank you. Dhanyawad. Thank you, sir, for your valuable thoughts. औद्योगिक विकास के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री महोदय की संकल्पना और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। माननीय औद्योगिक विकास मंत्री माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचारों से हमें कृतार्थ करें। आज इलेक्ट्रॉनिक सेंटर स्किल काउंसिल द्वारा सैमसंग इनोवेशन कैंपस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के सपनों और संकल्पों को पूरा करने के लिए निरंतर समर्पित उत्तर प्रदेश की पहचान और परसेप्शन को नित्य नई ऊंचाई प्रदान करने वाले, उत्तर प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, उत्तर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए लगातार काम करने वाले कर्मयोगी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित सैमसंग इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट CEO श्री JB पार्क जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, IIDC श्री मनोज कुमार सिंह जी, वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर श्री आलोक कुमार राय जी, गणमान्य अतिथियों, युवा छात्र छात्राओं, पत्रकार बंधुओं, आप सभी का नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक ने अपनी भारतीय सहायक कंपनी सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के माध्यम से अपनी वैश्विक CSR पहल के अंतर्गत सैमसंग इनोवेशन कैंपस कार्यक्रम लागू किया है। इसके लिए सैमसंग एवं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ है, MOU हुआ है। सैमसंग और उत्तर प्रदेश की साझेदारी बेहद मजबूत है। आज के इस कार्यक्रम में सैमसंग इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट CEO JB पार्क जी की उपस्थिति इस औद्योगिक साझेदारी को और अधिक मजबूती प्रदान कर रही है। सैमसंग इनोवेशन कैंपस के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय का चयन हमारे साझेदारी के एक नए अध्याय का आरंभ है। सैमसंग इनोवेशन कैंपस छात्रों को इंडस्ट्रियल रिलेटेड पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित करके उनके भविष्य को रोजगार परक बनाने का एक सशक्त प्रयास है। मैं इस उल्लेखनीय प्रयास की सराहना करता हूं। इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने वाले विश्वविद्यालय के सभी चयनित 383 छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जिन छात्रों को आज प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा व कोडिंग प्रोग्रामिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों में प्रशिक्षण हासिल किया है। आज उत्तर प्रदेश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरा है। सैमसंग दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर में से एक है। कंपनी की दुनिया में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। या उत्तर प्रदेश के डिजिटलाइजेशन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी के कमिटमेंट का प्रमाण है, संकल्प का प्रमाण है।
सैमसंग ने उत्तर प्रदेश में अपने व्यापारिक कार्यक्रम के विस्तार के साथ ही शोध, शिक्षा और सुधार कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं CSR के माध्यम से सामाजिक कार्यों में सैमसंग इंडिया के योगदान की जितनी सराहना की जाए वह कम है। इन प्रयासों ने उत्तर प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को नए अवसर और नए मंच प्रदान किए हैं। आज का यह कार्यक्रम भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खुशहाली, समृद्धि एवं विकास की प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। इसमें भी सबसे अधिक आबादी युवाओं की है। उत्तर प्रदेश जैसे युवा को अगर उल्टा करके पढ़ा जाए तो वायु कहा जाता है। जिस तरह से तेज हवा के वेग को किसी भी बाधा से नहीं रोका जा सकता, ठीक उसी तरह से युवा शक्ति की अपार सामर्थ्य को भी किसी दायरे में बांधा नहीं जा सकता। आपका खुद का भविष्य आपके हाथों में है, साथ ही देश व प्रदेश का भविष्य भी आपके मजबूत हाथों में है। आने वाले समय में आपकी दिशा व इस देश व प्रदेश की दिशा को भी प्रभावित करेगी। यह बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के युवाओं की क्षमता और उनके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़े रखने और उन्हें टेक्नो सेवी बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान करने का अभूतपूर्व निर्णय लिया है। इस उद्देश्य को सैमसंग इनोवेशन कैंपस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई ऊंचाई मिली है। जिन छात्रों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा कर लिया है, उनकी सेवाओं का लाभ देश और प्रदेश को प्राप्त होगा। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए राष्ट्रहित एवं समाज हित में आपके योगदान की अपेक्षा करता हूं। साथ ही सैमसंग इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल की पूरी टीम को जो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ी है, उन्हें भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति। धन्यवाद माननीय। और अब बारी है प्रमाण पत्र वितरण की। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि 10 विद्यार्थियों को अपने हाथ से आशीर्वाद के साथ प्रमाण पत्र वितरित करें। सबसे पहले सुश्री अक्षिता सिंह, कोडिंग और प्रोग्रामिंग का प्रशिक्षण लिया। रवि सोनी, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग का प्रशिक्षण लिया। तालियों में छिपा है आपका आशीर्वाद। मोहम्मद सलमान अंसारी, कोडिंग और प्रोग्रामिंग में प्रशिक्षण लिया। सुश्री प्रियांशी राय, कोडिंग और प्रोग्रामिंग। श्री आलोक तिवारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुश्री खुशी श्रीवास्तव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। श्री आयुष गुप्ता, IoT। सुश्री यशस्वी श्रीवास्तव, IoT। सुश्री पूजा चौहान, बिग डेटा। और श्री स्वप्निल राय, बिग डेटा। आप सबको इस कार्यक्रम के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं।
इस कार्यक्रम में भाग लेकर उन्हें कैसा लगा, ये जानने के लिए 2 विद्यार्थियों से हम अनुरोध करेंगे कि वो अपना अनुभव हमसे बांटें। इस क्रम में सबसे पहले सुश्री श्रेया मिश्रा। Good afternoon, everyone. This is Shreya Mishra, and I was enrolled in Big Data course by Samsung Innovation Campus. Sharing about my experience, when my classes started, our professor told us that the entire Big Data is broken into extract, transform, and load. So in reference to that, learning this curriculum was also learning, testing, and analyzing our knowledge each and every week. This was a very thrilling experience. The study material provided to us by Samsung was very easy to comprehend, complete, and it is giving us a lifetime access to learn from them. At last, I would like to thank Samsung Innovation Campus for giving me an opportunity to be a part of this program, because this is definitely going to be a bonus to my CV and my career. Thanks a lot. धन्यवाद श्रेया, आपके आवाज़ का उत्साह बता रहा है कि आपको ये कार्यक्रम कितना अच्छा लगा। और अब श्री आरव अपना अनुभव बांटें। Good afternoon, everyone. My name is Arnav Singh, and I'm from Samsung Innovation Campus's Coding and Programming course. So when I first saw the course curriculum, it was very beginner friendly and very fluid. When I moved on with the course, I found that we learned intermediate and advanced things as well. The teachers were very friendly, and I'm very confident right now that we'll get good jobs in the IT sector in future. At last, I'd like to thank Samsung Innovation Campus for providing us with this amazing opportunity, and thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश को विकास की नई परिभाषा, नई उड़ान और नई पहचान दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। प्रतिभा से प्रगति की इस यात्रा में उनका मार्गदर्शन हमारी प्रेरणा भी है और बल भी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। सैमसंग इनोवेशन कैंपस कॉन्वोकेशन सेरेमनी के आज के इस समारोह में प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रेसिडेंट एंड सीईओ सैमसंग श्री जेबी पार्क, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, सीईओ इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर अभिलाषा गौड़ जी, सैमसंग इंडिया से जुड़े हुए सभी यहाँ पर अधिकारीगण और लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी यहाँ पर उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स और सभी हमारे युवा छात्र छात्राएं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सैमसंग इंडिया ने अपनी CSR मद से देश के जो 8 सेंटर में प्रशिक्षण का एक विशेष जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय को चुना है और लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए ऐसे 383 छात्रों को आज यहाँ पर प्रमाण पत्र वितरण के साथ इस कॉन्वोकेशन सेरेमनी के माध्यम से उनके उज्जवल भविष्य के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करने के लिए हम सबको एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सैमसंग इनोवेशन कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले सभी युवा छात्रों को हृदय से बधाई देते हुए सैमसंग इंडिया को हृदय से धन्यवाद देता हूं।
हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ी युवा आबादी को अपने साथ रखता है और भारत जो दुनिया में जो चीज़ें भारत पर आधारित हैं वही भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी सही बैठती हैं। देश की लगभग 17% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है और उत्तर प्रदेश की 56% आबादी ऐसी है जो कामकाजी है। यानी अगर कहें कि भारत की सबसे युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। इस युवा शक्ति के टैलेंट को टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके हम उसे डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ा सकें, यह आज की आवश्यकता है। और इस दिशा से जो यह प्रयास यहाँ प्रारंभ हुआ, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, बिग डाटा, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, जो ये फ्यूचरिस्टिक स्किलिंग के कार्यक्रम हैं, इनके साथ युवा शक्ति को जोड़ना ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अभी फरवरी 2023 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था। पूरा देश और पूरी दुनिया वर्तमान में उत्तर प्रदेश की ओर देख रही है और खासतौर पर जब हम लोग उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने की बात करते हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उसका एक उदाहरण है। 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए। ये 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जब ये जमीनी धरातल पर उतरेंगे, 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार की संभावनाओं के प्रति आश्वस्त करती है और उस प्रकार की स्किलिंग उत्तर प्रदेश के अंदर ही मौजूद हो, उस दृष्टि से यह इनोवेशन सैमसंग इनोवेशन कैंपस बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है और मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और सैमसंग इंडिया का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बहुत सारी विशेषताएं रही हैं और मैंने उस दौरान प्रदेश के सभी अकादमिक संस्थाओं को टच करने का प्रयास किया था। प्रदेश के रिटायर्ड जो हमारे नौकरशाह थे उनको, शिक्षाविदों को या इस सेक्टर में रुचि रखने वाले उन महानुभावों को मैंने अलग अलग विश्वविद्यालयों में भी भेजा था कि वे बता सकें युवा शक्ति को कि युवा शक्ति के लिए ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किस प्रकार से उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं इसमें उनकी क्या भूमिका हो सकती है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 100 से अधिक संस्थानों में हमारे पूर्व नौकरशाह, शिक्षाविद और इस फील्ड से जुड़े हुए तमाम महानुभावों ने जाकर के विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ, युवा शक्ति के साथ संवाद बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दिशा से सक्षम बनाने के लिए और समर्थ बनाने के लिए ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को और खासतौर पर विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने के कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथों में लिया है।
एक बड़ा अभियान है, देश का सबसे बड़ा अभियान है, जिसमें से अब तक हम 20 लाख युवाओं को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ चुके हैं। इस वर्ष के बजट में भी हम लोगों ने 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था अपनी इस युवा शक्ति को तकनीकी दृष्टि से सक्षम और समर्थ बनाने के लिए बजट में इसका प्रावधान किया है, जिससे हम उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर सकें। प्रदेश सरकार ने इसके साथ ही प्रदेश के इस स्केल को स्किल में बदलने के लिए एक बड़े अन्य अभियान को अपने हाथ में लिया है। हमने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 से अधिक ITI को उनके पुनरुद्धार के एक बड़े कार्यक्रम को साथ में लेकर के हम इस अभियान को लेकर के चल रहे हैं। और टाटा टेक्नोलॉजीज इस संबंध में हमारे साथ MOU करने के साथ ही वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैबोरेटरीज की स्थापना के लिए और फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम के साथ न्यू एज कोर्सेज के साथ वे इस अभियान के साथ जुड़े हैं, जिसमें 35,000 युवाओं को प्रतिवर्ष वे ट्रेंड करेंगे और उन्हें देश के विकास में अपना योगदान करने के लिए हमारे इन नए युवाओं को उसके प्रति समर्पित करने का कार्य भी करेंगे। और इस संबंध में भी हमारे कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर आप सब ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशिक्षण के दौरान न केवल थ्योरी बल्कि प्रोजेक्ट वर्क पर भी पूरा समय दिया गया और प्रोजेक्ट वर्क पर समय देने का परिणाम है कि जो युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं वे पूरी तरीके से यहाँ पर आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देते हैं। उनका यह आत्मविश्वास उनके उज्जवल भविष्य के प्रति आश्वस्त होने का प्रमाण है और मैं राज्य सरकार की ओर से मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आपके रोजगार और आपकी नौकरी के प्रति भी आपको आश्वस्त करती है। हमारा युवा भरपूर ऊर्जा से और प्रतिभा से वह प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। उसे सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। ये इस प्रकार के इनोवेशन प्रोग्राम, इस प्रकार की ट्रेनिंग के कार्यक्रम उसके मार्गदर्शक के रूप में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। आज उत्तर प्रदेश का युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। विगत 6 वर्ष के दौरान 5.5 लाख युवाओं को हमने प्रदेश सरकार में स्वयं सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाई हैं। प्रदेश के अंदर लगभग 1.25 करोड़ युवाओं को प्रदेश के अंदर ही उन्हें रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया है और 60 लाख से अधिक परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों को और युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी सरकार ने अपना योगदान किया है। आज उसी का परिणाम है कि जब हम प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर गांव में बैंक पहुंच जाएगा। लोगों को लगता था लोगों की रुचि नहीं है, बैंक खोल के क्या करना है, एक स्थिति थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में आज के दिन पे बैंकिंग सुविधा है और इस कार्य को उस गांव की ही कोई बेटी या कोई उस गांव की बहू उस गांव में संपन्न कर रही है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से। और एक एक
बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी उस गांव में बैंक के बिजनेस को तो बढ़ा ही रही है, लेकिन साथ साथ प्रतिमाह 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए कमा भी रही है। यानी आप अनुमान कर सकते हैं कि गांव में एक महिला, सामान्य पढ़ी लिखी महिला, लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। सैमसंग उसी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का एक माध्यम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आपको उपलब्ध करा रहा है कि गांव की एक सामान्य पढ़ी लिखी महिला 60,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति माह अपने गांव में बैंकिंग सेवाओं के साथ योगदान देकर के वह स्वयं भी कमा रही है। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में आज के दिन भी है। डीबीटी के माध्यम से किस प्रकार की नई क्रांति आई है हम देख सकते हैं। पहले 300 रुपये पेंशन होती थी निराश्रित महिलाओं की या वृद्धजनों की। 6 महीने में एक बार आती थी, 1800 रुपये उसका कुल पेंशन आता था। तो बेचारी जब 6 महीने में अपना पेंशन लेने के लिए जाती थी तो उस पेंशन में से भी वहां का कोई बाबू या कोई व्यक्ति कुछ मांगता था, कट मांगता था। वो पैसा उसके पास नहीं पहुंचता था क्योंकि नकद लेन देन था, और इसमें भी मनमानी होती थी। जो बेचारी विधवा थी उसको पेंशन नहीं मिलता था, और जो कोई और होता था वह विधवा के नाम पे भी पेंशन हड़प लेता था, या अन्य तमाम विकृतियां थी। आज टेक्नोलॉजी ने कितना परिवर्तन किया है। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिसमें निराश्रित महिलाएं भी हैं, दिव्यांगजन भी हैं और वृद्धजन भी हैं। उन्हें 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। हर तीसरे महीने पैसा सीधे उनके अकाउंट में जाता है। कहीं बीच में कोई कट लेने का सवाल ही नहीं होता, कोई नहीं ले सकता। डिजिटल इंडिया के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही, यह भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार है। 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध हुई, और आवास की राशि पहले 20,000 रुपये मिलती थी। इंदिरा आवास योजना में 20,000 रुपये मिलती थी। 20,000 में भी वो पैसा उन तक नहीं पहुंचता था, वो पैसा उन लोगों तक नहीं पहुंचता था। आज हम ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 आवास के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए और 90 दिन की मजदूरी के बराबर उसे मनरेगा में जॉब भी देते हैं। उतना पैसा उसको अलग से उपलब्ध करा दिया जाता है। लगभग 1.5 लाख से ऊपर एक व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है, और शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए इसमें पीएम आवास योजना में उन्हें उपलब्ध होते हैं। आज के दिन पे कोई व्यक्ति उनसे पैसा या कट नहीं मांग सकता, क्योंकि पैसा सीधे उसके अकाउंट में जा रहा है। और अकाउंट से अगर कोई व्यक्ति पैसे की लेन देन अकाउंट के माध्यम से करना चाहेगा तो जेल के रास्ते उसके लिए बहुत आसानी से खुले होते हैं, क्योंकि जेल उनका इंतजार करता रहता है कि कब ये उससे न पैसा मांगे और कब फिर इसको हम जेल के अंदर करने का कार्य करेंगे। यानी कैसे इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। मुझे याद है जब हम लोग 2017 में सरकार बनी थी प्रदेश के अंदर, उससे पहले मुझे राज्य के कुछ क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला था जहां भूख से मौतें हो रही थी। ये 2016 दिसंबर में और जनवरी 2017 की मैं बात कर रहा हूं। भूख से मौतें, ये मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और एक कलंक भी। मुझे याद है जब मैं फरवरी 2017 में दिल्ली से लखनऊ आ रहा था, एक फ्लाइट थी उसमें आ रहा था, प्रदेश के खाद्य सचिव भी उसी में थे, तो मैं उनको नहीं जानता था लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना, वो मेरे पास आए, बैठे और उन्होंने अपना परिचय दिया।
तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा राज्य में कुछ जगहों पे भूख से मौतें हो रही हैं, आखिर खाद्य विभाग क्या कर रहा है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं ऐसे कोई बात तो नहीं। मैंने कहा भी देखो, मैं स्वयं उन जनपदों का दौरा करके आया हूं और मैंने उन परिवारों से भी मुलाकात की है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास कोई इस प्रकार का वो नहीं है। खैर, अब फ्लाइट में थे तो बहस बहुत ज्यादा हो भी नहीं सकती थी, लेकिन मार्च 17 में मुझे ही मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना पड़ा। तो मैंने सबसे पहले एक दिन में सभी 80,000 जो फेयर प्राइस शॉप थी, जो राशन कोटी की दुकान थी, उन सब में एक साथ मैंने छापेमारी करवाई। मैंने कहा 80,000 राशन कोटी की दुकान में एक दिन में एक समय में छापेमारी होनी है। और देखो कितने फेक राशन कार्ड हैं, 30 लाख फेक राशन कार्ड मुझे मिले थे। और फिर उसके बाद हमने एक अभियान शुरू किया कि जितने जरूरतमंद होंगे उन सबको राशन कार्ड दो। अब कोई मैनुअल नहीं बांटेगा, ई-पॉस मशीन सब जगह लगाई गई। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में हर गरीब को, हर जरूरतमंद को खाद्यान्न मिल रहा है। ई-पॉस मशीन की मॉनिटरिंग हम लखनऊ में बैठे बैठे कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी यही है जो हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती है और उसको उसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। 15 करोड़ जरूरतमंद आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है और खाद्यान्न की सुविधा का लाभ प्राप्त करके प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करते हुए, अब वह स्थिति नहीं है कि कोई राजनेता या राष्ट्राध्यक्ष जाकर के मंच पे जाके कहे कि साहब हम क्या करें, हम तो पैसा भेजते हैं लेकिन नीचे 15 ही रुपया पहुंचता है तो हम क्या करें। अब 100 में से 15 रुपये पहुंचने वाली बात नहीं होती। अब 100 रुपये में से 100 रुपया ही उस व्यक्ति को पास जाएगा जिस कार्य के लिए वो पैसा भेजा गया है। और इस दृष्टि से हम लोगों को जो कार्य आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करना होगा वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें करना चाहिए और इसमें जितना अच्छा हो सकता है, चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हो, या फिर अन्य बिग डेटा का है, कोडिंग और प्रोग्रामिंग का है, ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है और इन सभी के साथ जुड़ना, इन सभी प्रकार के कोर्सेज के साथ जुड़ करके हम अपने उज्ज्वल भविष्य के प्रति आगे बढ़ा सकते हैं। अपने आप को न केवल आगे बढ़ा सकते हैं बल्कि मानवता के कल्याण के लिए भी उत्तर प्रदेश और देश के विकास में बड़ा योगदान हम लोग इसके माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो हमारे अब आने वाली जो चैलेंज है हमारे सामने, उस चैलेंज के लिए हम लोगों को अपने आप को तैयार करना होगा। और खासतौर पर जब मैं इस बात को देखता हूं कि ये जो कुछ भी अब तक परिवर्तन देखने को मिला है, ये डिजिटल क्रांति का एक भाग है और इस दृष्टि से प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में इस डबल इंजन की सरकार ने मिलकर कुछ नए प्रयास प्रारंभ किए हैं। आज उत्तर प्रदेश अगर हम देखेंगे तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का देश का सबसे बड़ा हब बना है और मैं इसके लिए सैमसंग इंडिया को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा राज्य अब देश के सबसे बड़े डाटा सेंटर के रूप में भी उभर रहा है और आप देखेंगे अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ है ना, इसने जितने हमें प्रस्ताव दिए हैं अगले 3-4 वर्षों के अंदर, आप देखना कि न केवल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बल्कि डाटा सेंटर का भी सबसे बड़ा हब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश होने जा रहा है। और वह हम लोग सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, स्टार्टअप और आईटी सेक्टर से संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का है, इस पर
राज्य सरकार ने भी ध्यान दिया है, भारत सरकार का भी पूरा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है और इसके एक बड़े हब के रूप में उत्तर प्रदेश उभरेगा और उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे कार्य कर रहा है। हमने प्रदेश के अंदर अन्य तमाम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भी, खासतौर पर प्रदेश के अंदर डिजिटल क्रांति के साथ ही हम लोगों ने आने वाले समय के लिए भी अपने आप को तैयार किया है और वह होगी, मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है, आपने देखा होगा पहले ये माना जाता था उत्तर प्रदेश के अंदर 4 भाग साफ दिखाई देते थे। एक नोएडा, गाजियाबाद और वेस्टर्न यूपी का, जिसको ये माना जाता था कि ये एनसीआर का पार्ट है तो इसलिए यहां पे डेवलपमेंट है। दूसरा लखनऊ मान लिया जाता था, लखनऊ, कानपुर। मध्य यूपी का बाकी भाग बहुत ही खराब स्थिति में था। जब हमें 17 में सरकार आई, लखनऊ के बगल सीतापुर जनपद में मैंने सर्वे करवाया है और सर्वे कराया कि कितने ऐसे जरूरतमंद हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है। आपको मालूम है, दिया तले अंधेरे का सबसे बड़ा उदाहरण था सीतापुर जनपद। 3 लाख परिवार ऐसे थे जिनके पास अपने सिर ढकने के लिए आवास नहीं था। सीतापुर जनपद में लखनऊ से 60 किलोमीटर से भी कम दूरी है और वही स्थिति हरदोई की थी। और बाकी इटावा, मैनपुरी की बात करना ही क्या, वहां एक परिवार का भले ही विकास हुआ होगा लेकिन जनपद के लोग तो गरीब से गरीब होते गए। स्थिति सच्चाई थी। अब जाके देखें ना, आज भी क्या स्थितियां थी। एक गांव में सब कुछ आपने तैयार किया, लेकिन जिले की स्थिति क्या पैदा की थी? जिले के अंदर क्या था? सूर्यास्त होने के बाद लोग सड़कों के पर नहीं निकल पाते थे। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी और उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस प्रकार की ना उनके पास विजन था और ना उसको इंप्लीमेंट करने की कोई विल पावर ही थी। ईस्टर्न यूपी और भी खराब स्थिति में था और ये मान्यता थी सामान्य रूप से, जब हम देश के अंदर डाटा की बात करते थे तो लोग ये मानते थे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड ये विकास की दौड़ में बहुत पीछे है। हम लखनऊ और कानपुर को ही ये मान लेते थे कि सेंट्रल यूपी यही है, बाकी अगल बगल के जनपद नहीं, उन्नाव को नहीं उसके साथ जोड़ते थे, रायबरेली को उसके साथ नहीं जोड़ते थे, या फिर आपके कानपुर देहात को नहीं जोड़ पाते थे, जालौन को नहीं जोड़ पाते थे, इटावा, मैनपुरी को नहीं जोड़ पाते थे, हरदोई को नहीं जोड़ पाते थे, शाहजहांपुर कहाँ पे है, सीतापुर कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी कहाँ पर है, इन पीलीभीत कोई इनकी गिनती ही नहीं थी, कहीं नहीं थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या भूमिका हो सकती है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने कार्य प्रारंभ किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया। इसने दूरियां भी कम की और लोगों के समय को बचाया। आज आप गाजीपुर से या बलिया से अगर आपको लखनऊ आना है 3 घंटे में आप आ सकते हैं, मात्र 3 घंटे में। और आज से 5 वर्ष पहले अगर आप इस दूरी को तय करते तो आपको 8 से 10 घंटे लगते। ये दूरी को कम करने का कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। बुंदेलखंड को हम एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ चुके हैं। इस समय वेस्टर्न यूपी को सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पे हमारा कार्य चल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, जो 54 हमारी इंटर स्टेट की कनेक्टिविटी थी, उसको हमने 4 लेन के साथ जोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेट्रो संचालित करने वाला राज्य है। 5 जनपद ऐसे हैं, 5 ऐसे सिटी हमारी हैं जहां पे मेट्रो का संचालन हो रहा है। और देश का पहला रैपिड रेल भी दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ होने वाला है। इसी अगले महीने प्रधानमंत्री जी की जो भी तिथि मिलेगी उस दौरान हम उसका उद्घाटन कर लेंगे। यानी दिल्ली से मेरठ की दूरी आप अनुमान करेंगे
4 साल पहले 5 साल पहले इसको 4 घंटे लगते थे मेरठ से दिल्ली जाने में या दिल्ली से मेरठ जाने में। आज स्थिति क्या, मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को पूरा कर सकते हैं, 45 मिनट। और मैं तो आपका मुझे आश्चर्य होता है कि मैं 2 जनवरी 2022 की तिथि थी, प्रधानमंत्री जी को एक कार्यक्रम में मेरठ में आना था। हम लोग पहुंच गए थे, कार्यक्रम की पूरी तैयारी थी, तो विजिबिलिटी की समस्या आ गई, अचानक कोहरा आ गया। तो मुझे ये लगा कि पीएम साहब का कार्यक्रम अब नहीं हो पाएगा। मैंने अनुरोध किया, मैंने कहा क्या पीएम साहब बाई रोड आ सकते हैं? तो कुछ लोग मुझमें हंसे, कहा रे किसान आंदोलन चल रहा है और आप पीएम को बाई रोड लाने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हमारी तैयारी रहेगी, यूपी के अंदर हमारी तैयारी रहेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां तक आने की तो मुझसे पूछा गया कितना समय लगेगा, मैंने कहा 40-45 मिनट। कहा दिल्ली से मेरठ 40-45 मिनट? हाँ, हमने कहा 40-45 मिनट। और प्रधानमंत्री जी दिल्ली से बाई रोड मेरठ आए, उसके बाद उनका हेलीकॉप्टर है, उन्होंने कहा नहीं मैं बाई रोड ही फिर वापस भी जाऊंगा, और बाई रोड ही प्रधानमंत्री जी फिर दिल्ली भी गए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज के यूपी का परिणाम क्या है? हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ ही एयर कनेक्टिविटी 17 के पहले मुझे स्वयं गोरखपुर में जब वायु सेवा से जोड़ना था, तो मुझे बताया गया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा बताया गया कि गोरखपुर में तो केवल 6 सवारी है। मैंने कहा यार देखो एक बार चलाओ तो। कहा कोई कौन तैयार होगा? खैर किसी एक प्राइवेट एयरलाइंस को हम तैयार कर पाए थे, और 6 सवारी नहीं, खैर सवारी मिली, लेकिन वो कभी आती थी कभी नहीं आती थी, फ्लाइट की स्थिति वैसी थी। आज के दिन पे गोरखपुर से 14 फ्लाइट चल रही हैं, 14 फ्लाइट चल रही हैं। आज लगातार हमसे एयरपोर्ट अथॉरिटी कहता कि हमें लैंड और दीजिए, हम इसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे अभी तो कई नई फ्लाइट चलने के लिए प्रस्ताव आए हैं। 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे यूपी में, आज 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, 12 पे हम काम कर रहे हैं। 12 एयरपोर्ट राज्य सरकार अपने स्तर पर भारत सरकार के सहयोग से वर्तमान में बना रही है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क भी हमारे पास है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। अन्य एक अथॉरिटी गठित करके हम अन्य नदियों में भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, और इसलिए डिजिटल क्रांति के बाद हमारे पास जो सबसे बड़ी क्रांति आने वाली है वो लॉजिस्टिक क्रांति का समय आने वाला है। और उसके लिए भी हमारे युवाओं को अपने आप को तैयार करना होगा कि इस सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए कैसे हम डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपको सैमसंग इनोवेशन कैंपस के साथ अमृतकाल के प्रथम वर्ष में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये आज़ादी का अमृत वर्ष है, अमृत काल का प्रथम वर्ष है, और आप सभी युवा इसके लिए सौभाग्यशाली हैं कि आप इसके साथ जुड़े हैं। नया भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज भारत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। उस दृष्टि से हमारे युवाओं को अपने आप को तैयार करना होगा, और खासतौर पर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके लिए अपने आप को और तैयार करना होगा, क्योंकि संभावना उत्तर प्रदेश में अब ज्यादा है। वो समय गया जब यहाँ के युवाओं को बाहर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज पलायन नहीं, यहीं पर अलग अलग सेक्टर में, जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मैं बात करता हूं तो वह यही है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास सब कुछ है, अलग अलग सेक्टोरियल पॉलिसीज भी हैं, सभी सेक्टर में हमारे पास प्रस्ताव आए हैं,
और उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं और सभी 75 जनपदों में ये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कोई ऐसा नहीं कि अब केवल नोएडा के लिए प्राप्त हो रहा हो। लखनऊ में जितने प्रस्ताव आए हैं उतने ही प्रस्ताव हमें अब सीतापुर में भी मिल रहे हैं, उन्नाव में भी मिल रहे हैं, लखीमपुर खीरी में भी मिल रहे हैं, पीलीभीत में भी मिल रहे हैं और कुशीनगर और सोनभद्र में भी प्राप्त हो रहे हैं, जब चित्रकूट में भी प्राप्त हो रहे हैं। कोई जिला ऐसा नहीं जहां के लिए हमें आज के दिन पे इन्वेस्टमेंट के लिए प्रस्ताव न प्राप्त हुए हों और उसके लिए आप सभी अपने आप की तैयारी करेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। उत्तर प्रदेश इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आपके इन सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगा। एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आपका सामिप्य सदैव हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भरता है और राष्ट्र निर्माण से जुड़ने की प्रेरणा भी देता है। आपका बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन विद्यार्थियों का एक अनुरोध है, वो आपके साथ चित्र खिंचवाना चाहते हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि प्रथम पंक्ति में जाकर आप विराजें, जिससे ये बच्चे आपके साथ चित्र खिंचवाकर इस पल को यादगार बना सकें।